नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज का एजेंडा में। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नजर, वो खबरें जो करेंगी आज की सुर्खियां तय, खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। जी हां, ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज के एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं आपके साथ जया सिन्हा और अगले आधे घंटे तक जुड़े रहे हमारे साथ अपने न्यूज के पावर डोज के लिए। शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की। आज के प्रस्तावित बंद को लेकर केंद्र ने जारी किए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा। प्रमुख ट्रांसपोर्ट और व्यापार संगठनों ने खुद को बंद से रखा दूर। दिल्ली, मुंबई में यातायात व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन कर रहा है प्रयास। किसान संगठनों और किसान उत्पादन संगठनों के प्रतिनिधियों ने की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात। नए कृषि कानूनों को दिया समर्थन, कहा इनके जरिए किसान बिचौलियों के चंगुल से होगा आजाद। सरकार ने दोहराया किसानों के हित रहेंगे सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित। विदेशी और स्थानीय निवेश संचालित करना, दूरसंचार और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है सम्मेलन का मकसद। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी के एलुरु में एक रहस्यमयी बीमारी के चलते 350 लोग बीमार। हालात का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की टीम आज करेगी राज्य का दौरा। और सबसे पहला एजेंडा आज का प्रस्तावित बंद। जी हां, कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच कुछ किसान संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया है। ये भारत बंद सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। हालांकि इस बंद का ज्यादा समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। बंद के मद्देनजर केंद्र सरकार ने किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही राज्यों से कहा गया है कि वे ये भी सुनिश्चित करें कि महामारी को देखते हुए कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन हो। भारतीय किसान संघ ने आज के बंद से अलग रहने का फैसला किया है। अखिल भारतीय व्यापार संघ यानी कि CAIT ने भी बंद से खुद को दूर रखते हुए देश के ट्रांसपोर्ट के चलने और बाजार के खुले रहने की बात कही है। बंद के दौरान दिल्ली में मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित नहीं होंगी। उधर मुंबई में भी बेस्ट की बसें सुचारू रूप से जारी रहेंगी। वहां कैब और ऑटो सेवाएं भी सामान्य रूप से ही चलेंगी। FRTWA ने भी बंद से खुद को दूर रखते हुए दुकानों और व्यावसायिक गतिविधियों के खुले रहने की बात कही है। गिरीश निशाना हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में गिरीश निशाना मौजूद हैं। गिरीश, हम यहाँ पर साफ देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े प्लेयर्स ने खुद को इस पूरे बंद से अलग कर लिया है, लेकिन फिर भी किस तरह की तैयारी प्रशासन की ओर से ध्यान में रखते हुए जो आह्वान किया गया है? देखिए जय, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन उसका कोई भी असर देश की राजधानी दिल्ली में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ पूरा जनजीवन सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी आनंद कुमार से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहां आप देख सकते हैं किस तरह से ये ITO का नज़ारा है। जिस तरह रोज़ाना यहाँ पर इस तरह से लोगों को अपने ऑफिस और अपनी दुकानों पर जाने के लिए जल्दी होती है, आज भी उसी तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सामान्य रूप से बसें चल रही हैं, सामान्य रूप से ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अपने कार्यालयों पर, अपनी दुकानों पर जल्दी पहुंचने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से उनको जल्दी है। और ये जो भीड़ है, जो ट्रैफिक है, ये बता रहा है कि दिल्ली में जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह भी लोगों को दूध लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दूध की सप्लाई सामान्य रूप से दिखाई दी। और बाकी जगहों की बात की जाए तो वहाँ भी तमाम चीज़ें सामान्य रूप से दिखाई दी। और आज ये सब ऑटो रिक्शा भी दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, टैक्सी भी दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। और लोग अपने ऑफिस और अपनी दुकानों पर जाने के लिए उनको जल्दी है वो पहुंचने वाले हैं। क्योंकि दुकानों की अगर बात की जाए तो दुकानें अमूमन जो हैं 10 बजे के बाद खुलती हैं। तो हम 10 बजे के बाद उन दुकानों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे जो आप तक पहुंचेंगी, हमारे दर्शकों तक पहुंचेंगी कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रूप से चल रहा है।
अगर मेट्रो की बात की जाए जया, तो मेट्रो भी सामान्य रूप से सेवा दे रही है। लोग मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, बसों में सफ़र कर रहे हैं। और तो जो लोग हैं अपनी दुकानों पर जाने की उनको जल्दी है, अपने कार्यालयों पर पहुंचने की उनको जल्दी है, वो तमाम लोग दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गिरीश, ये ताज़ा तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं राजधानी दिल्ली की है, जहां पर समान रूप से जो ट्रैफिक है वो इस वक्त जारी है। गिरीश, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर राजधानी दिल्ली के बाद मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई में मौजूद है हमारी संवाददाता श्यामा। श्यामा, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या ताज़ा तस्वीरें अगर आप हमें दिखाना चाहेंगे और किस तरह की तैयारी है प्रशासन की ओर से, अगर किसी तरह का बंद के आह्वान को देखते हुए। जी जय, अगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप शॉट्स देख लीजिए, विजुअल्स देख लीजिए। बिल्कुल। मुंबई में बस जो टैक्सी सर्विसेज है, टेम्पो सर्विसेज है, वो सब रास्तों पे आपको दिख रहे होंगे कि नॉर्मली तरीके से शुरू हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बयान भी आए हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो महाराष्ट्र के राज्य के बसेस की जो बॉडी है, वो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो इस बंद से अलग रहेंगे। कोई बसेस बंद नहीं होगी, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर प्रोटेक्टिव गियर्स लगाए जाएंगे, यानी कि वो जो आयरन के रॉड्स, मेटल शीट्स होते हैं, वो बसेस के कांचों पर लगाए जाएंगे कि जो सेंसिटिव रूट्स में जो बसेस ट्रैवल करते हैं उन पर, कि अगर कोई पथराव के अगर चांसेस हो तो उससे बस को और जो बस में कम्यूटर्स हैं उनका बचाव हो सके। इसके अलावा टैक्सीज़ ने भी कहा है कि वो इससे दूर रहेंगे, बंद से दूर रहेंगे, लेकिन कुछ टैक्सीज़ जो हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे। क्योंकि ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, तो सबसे पहला जो APMC है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कमेटी, वो नवी मुंबई में और नवी मुंबई के अलावा बाकी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है इसे। जो APMCs में हम देखते थे अमूमन 1000 ट्रक्स या 900 ट्रक्स आते थे वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, तो वो अब कुछ 100 या ऐसे ही नंबर्स में वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इसकी वजह से जो भाजी है या कह सकते हैं फ्रूट्स का जो सप्लाई है वो ज़रूर अफेक्ट हो सकता है, लेकिन एसेंशियल यानी कि दूध का सप्लाई हुआ, ये सब को बाहर रखा गया है, यानी कि लोगों को इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इस चीज़ को सुनिश्चित किया हुआ है। इसके अलावा रिटेलर्स एसोसिएशन ने भी अपने आप को दूर रखा हुआ है इस चीज़ से, जो है क्योंकि उन्होंने बता दिया कि पहले ही लॉकडाउन के समय में अगर बात करें श्यामा, तो यहाँ पे गिरीश की तरफ रुक करना चाहेंगे। गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से जारी है, लेकिन अगर जो हम बॉर्डर्स की बात करें, जो काम करते हैं, जो दिल्ली से हरियाणा जाएं या दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं, क्या उन लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और उनको लेकर क्या कुछ प्रशासन की ओर से तैयारी है? देखिए, इसके लिए पहले से ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट है। और पहले भी जो दिल्ली में आने वाले लोग हैं जिनको ड्यूटी पर आते हैं या जो दिल्ली से जो NCR के क्षेत्र में जाते हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की हैं। उनके लिए जो है रूट जो है डाइवर्ट किया हुआ है, पहले से ही एडवाइजरी जारी की हुई है और आज भी उसी तरह से एडवाइजरी जारी की हुई है। लोग भी सामान्य रूप से जिस तरह से जहाँ पर जो रूट बनाया गया है, हालांकि जो मुख्य रास्ते हैं वहाँ से थोड़ा रास्ता बदला जरूर गया है, लेकिन किसी को दिक्कत अभी तक तो नहीं आई है और अभी पूरी तरह से सामान्य रूप से जनजीवन दिखाई दे रहा है। एक बार मैं फिर से अपने कैमरा सहयोगी आनंद कुमार से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जिस तरह से अभी जो है दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से सामान्य है। ये ITO का वो जया इलाका है जहाँ पर दिल्ली और आसपास के लोग यहाँ से होकर गुजरते हैं, चाहे वो कनॉट प्लेस जाना हो, चाहे नई दिल्ली जाना हो, चाहे पुरानी दिल्ली जाना हो, तो ये ITO का चौक उनको पार करके जाना होता है। और आज यहाँ पर पूरी तरह से जनजीवन पूरी तरह सामान्य दिखाई दे रहा है। जैसे कहा जा रहा था कि हड़ताल का भारत बंद का असर दिखाई दे सकता है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली की सड़कों पर ऑटो उसी तरह से चल रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर टैक्सी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो लोग हैं उनको ऑफिस जाने की जल्दी है, अपनी दुकानें खोलने की जल्दी है, वो भी दिल्ली की सड़कों पर साफ देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो दिल्ली समेत देश भर में जो है बाजार खुले रहेंगे, परिवहन सेवाओं का संचालन भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश और श्यामा। फिलहाल इतना ही हमसे साझा करने के लिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के एजेंडा में हमसे जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़े तो आज के एजेंडा का अगला एजेंडा, जी हाँ, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं करने की मांग करते हुए प्रगति
प्रगतिशील किसान संगठन, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। उन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और कृषि के नए कानून को लेकर कुछ सुझाव सामने रखे। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स संगठन के प्रतिनिधियों और प्रगतिशील किसान संगठन के इन प्रतिनिधियों ने कहा कि नए कृषि कानून के प्रावधान किसान के हित में हैं। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित होने वाले आधारभूत संरचना से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और इस बीच नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं। किसानों की केंद्र सरकार के साथ 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और छठे दौर की बातचीत कल होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि नए कृषि सुधारों के बाद भी एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। तो कृषि कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार और 5 दौर की वार्ता हो चुकी है किसानों और सरकार के बीच और छठे दौर की वार्ता होगी कल। हमारे साथ अनुज यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अनुज, कल किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जब मुलाकात की, साफ उन्होंने ये बात कर दी कि हम किसान के हित में यहाँ पर बात हो रही है, सरकार बात कर रही है और वो जो किसान धरने पर बैठे हैं वो भ्रमित हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को किस तरह से समझाया जाए सरकार इस कदम को लेकर आगे बढ़े। क्या रहे कल का मुख्य एजेंडा, जो शाम को जो वार्ता हुई, जो बातचीत हुई? देखिए, कल की जो वार्ता हुई थी उसमें जो छोटे किसानों के प्रतिनिधि हैं वो कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले थे और उन्होंने साफ तौर पर सरकार से आह्वान किया कि इन कानूनों को वापस ना लिया जाए, जैसा कि कुछ किसान संगठन लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो ये क्रांतिकारी जो कानून बने हैं ये छोटे किसानों की तकदीर और तस्वीर को बदलेंगे। आज जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान संगठनों ने जो बंद का आह्वान किया है, उनको किसानों का ही समर्थन नहीं मिल रहा है। जया, इस बात से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि देश भर के जो किसान हैं, चाहे वो तमिलनाडु के किसान हों, आंध्रा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, वो जानते हैं कि इन कानूनों से भविष्य में उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। निश्चित तौर पर कल एक बार फिर से छठे दौर की बातचीत होगी। जो किसान संगठन इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। पहले ये किसान जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार से कहते थे कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से प्रयास हुए हैं कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ बातचीत ही हो सकता है, उसके बाद लगातार 5 दौर की वार्ता हुई। सरकार ने साफ कहा कि आपको जिन कानूनों के प्रावधानों को लेकर आशंका और शंका है, आप आइए, हमारे साथ बैठिए, हम उन शंकाओं को दूर करेंगे। जब 5 दौर की लगातार वार्ता हुई, मैं लगातार इन बैठकों के अंदर मौजूद रहा हूं जया, किसान अब इस बात को समझने लगे हैं कि सही में जिस तरीके की बातें की जा रही हैं कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा या किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। देखिए, एमएसपी खत्म नहीं होगा, सरकार कह चुकी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं। कई बार किसान संगठनों से जो बातचीत हुई इसमें इस बात को बताया जा चुका है। जो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लेकर भ्रम फैला दिया गया कि ज़मीन जो है वो व्यापारी हड़प लेंगे, जबकि ज़मीन का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा नए कानून के हिसाब से। तीसरी बात है कि जिन एपीएमसी एक्ट को लेकर किसान भ्रमित हैं, सरकार ने कहा है कि एपीएमसी एक्ट को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, हटाने की तो किसी तरह की कोई बात ही नहीं है। जो मंडियां हैं उनको अगर हम पिछले कुछ समय में देखें, कुछ सालों में देखें, तो जो देश भर की मंडियां हैं उनको मजबूत किया गया है, ई नाम से उनको जोड़ दिया गया पोर्टल से। अब किसान अपने मोबाइल पर घर बैठे बैठे ये देख सकता है कि किस मंडी का क्या भाव है, और किसान के पास अब ऑप्शंस है, या तो सरकारी मंडी में एमएसपी के दाम पर अपनी फसल को बेचे या खुले बाजार में अपने हिसाब से अपनी कीमत के हिसाब से फसल को बेचे। ये एक ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं नए कृषि सुधार कानूनों के तहत, जिससे आने वाले समय में किसानों की ना सिर्फ आय दोगुनी होगी, बल्कि जिस तरीके से नौजवान किसान के जो बच्चे होते हैं वो इसको एक व्यवसाय के रूप में लेंगे कृषि को। और सरकार, केंद्र सरकार का यही मकसद रहा है कि कृषि को ना सिर्फ बढ़ाना है, बल्कि आने वाली युवा पीढ़ी को कृषि के क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार मिले, रोजगार मिले, ये सरकार का मकसद रहा है।
जिस तरह की भ्रम की स्थिति किसानों के अंदर फैलाई गई है वो एक बार फिर से बिल्कुल कल हमारे छठे दौर की अन्नदाता को वार्ता और होगी भी और ज्यादा उम्मीद की सशक्त जानी करना चाहिए है, उन्हें एक रास्ता बिचौलियों कल के के बैठक में चंगुल से निकलेगा। छुड़ाना है। इस तमाम बातों के साथ यहाँ पर सरकार सामने आई है। बिल्कुल अनुज, जिस तरह से हमने देखा कि कल एक बड़ा वर्ग किसान का जाके मंत्री महोदय से मिला और उसने साफ किया कि जी हाँ, हम आपके साथ हैं, आप इस बात को थोड़ा और बढ़ाइए। हरियाणा का एक वर्ग है, किसानों का वर्ग, जिसने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया है और उसने कहा कि नहीं, हम सरकार की मंशा को समझते हैं, हम इस किसान कानून को समझ रहे हैं। किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आ रही है उन गिने चुने किसानों के वर्गों और समूहों से जो अभी भी वहां बैठे हैं और भ्रमित हो रहे हैं? देखिए, पिछले 5 दौर की जो वार्ता जया हुई थी उसमें 32 संगठन हैं। 32 संगठनों में 40 प्रतिनिधि हैं जो सरकार से बातचीत कर रहे हैं। जी। उन 32 संगठनों में जब क्लोज बाय क्लोज जब सरकार के अधिकारियों ने, कृषि सचिव ने, कृषि मंत्री ने जब उनको एक एक क्लोज को लेकर, क्योंकि सरकार ने कहा था आपको जिन जिन मुद्दों पर, जिन जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है, आप उन बिंदुओं को लेकर आइए, हम एक एक बिंदु पर बातचीत करने को तैयार हैं। जब एक एक बिंदु को समझाया गया तो इन्हीं किसान संगठनों में जो सरकार से बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं संगठनों को ये बात समझ में आई है कि हाँ, बिल्कुल सरकार जो बात कह रही है वो बिल्कुल किसानों के हित में है। इसी वजह से जो हरियाणा का संगठन है उसने अपने आप को अलग कर लिया। इस तरह की बातचीत हमारे किसानों के और भी प्रतिनिधियों से हुई है। काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि 70-80% फीसदी तक जो लोगों के मन में भ्रम था वो दूर हो चुका है और किसान अब इस बात को समझने लगे हैं कि नए जो कृषि कानून हैं वो किसानों की तकदीर और तस्वीर को बदलेंगे। ऐसा उन कानूनों के अंदर कुछ नहीं है जिस तरह की बातें कुछ विपक्षी दलों के द्वारा लगातार कही जा रही हैं। बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से जिस देश ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है वो किस तरह से अपने अन्नदाता को निराश कर सकता है, ये बात किसानों को समझनी होगी। जी हाँ, ये कानून उनके हित के लिए है, उनको सशक्त करने के लिए है। कृपया इसे समझें, भ्रमित ना हो। बात करें हमारे आज के अगले एजेंडे की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित करेंगे। आईएमसी 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। आईएमसी 2020 का विषय समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेशिता एवं सतत विकास, उद्यमिता और नवाचार के विजन को बढ़ावा देने में मदद करना है। इसका उद्देश्य विदेशी और स्थानीय निवेश संचालित करना है। दूरसंचार और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करना भी है। और हमारे साथ इस वक्त सुधाकर दास जुड़ चुके हैं। सुधाकर, द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इन एशिया, इसको हम कह सकते हैं। क्या कुछ रहेगा आज का प्रमुख एजेंडा इस कॉन्फ्रेंस में? जो बिल्कुल निश्चित तौर पर, और एक तरह से कह सकते हैं एशिया का ये अपनी तरह का सबसे बड़ा सम्मेलन है इंडियन मोबाइल कांग्रेस। और भारत जिस तरह से अगर देखें, भारत में अगर आंकड़ों से ही बात करें तो जो मोबाइल फोन यूजर्स की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है और इसके अलावा इंटरनेट यूजर्स जो है वो भी दूसरे नंबर पर। लेकिन सबसे तेजी से इंटरनेट यूजर्स की संख्या अगर बढ़ रही है तो वो भारत में बढ़ रही है। और ये साल 2023 तक एक अनुमान के मुताबिक 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा। और जितना इंटरनेट का इस्तेमाल भारतीय कर रहे हैं उस लिहाज से कह सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, ये पूरा सम्मेलन भारत के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, डिजिटल इंडिया को जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बढ़ा रहे हैं उस लिहाज से, और एक तरह से देखें तो डिजिटल इंडिया का कम्युनिकेशन नेटवर्क का प्रधानमंत्री मोदी लास्ट माइल डिलीवरी के लिए जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उस लिहाज से ये पूरा सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भारत में जो अवसर है, निवेश की संभावनाएं हैं, जो रिसर्च इनोवेशन की संभावनाएं हैं, जिस तरह की साझेदारी वैश्विक और भारतीय कंपनियों के बीच हो सकती है, उस तमाम मोर्चों पर इस सम्मेलन में चर्चा होने की उम्मीद है। तो सीधे अगर आंकड़ों की भी बात करें तो देखिए, लास्ट माइल डिलीवरी को किस तरह से भारत में खासतौर से कम्युनिकेशन के जरिए मजबूत किया जा रहा है। 13 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए दिए गया, उसमें मोबाइल कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है आपको पता है। कोरोना महामारी से मुकाबले में आरोग्य सेतु जैसे आप किस तरह से हमारी मदद कर रहा है वो हमको पता है। जया, हमने ये भी देखा कि कोरोना महामारी के वक्त में
कैसे गरीबों तक सीधे मदद पहुंचाई गई, किसानों तक सीधे मदद पहुंचाई गई। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ना सिर्फ पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए, एक तरह से डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर रहे हैं। उसमें ये सम्मेलन एक तरह से कैसे भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम मोर्चों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस पर चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर 15,000 से अधिक भागीदार हैं इसमें जो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सुधाकर, रहे हम हैं। देख रहे हैं कि पहली बार इस कांग्रेस का जो आयोजन है वो वर्चुअली हो रहा है। हम देख रहे हैं कि दुनिया, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से दिग्गज इसमें शामिल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने रुचि दिखाई है इस कांग्रेस में। कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकता है पूरी दुनिया से? कौन कौन से जो हम कह सकते हैं टेक्निकल जायंट्स और दिग्गज इसमें आज शिरकत करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इस, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं मोबाइल कांग्रेस है। और सिर्फ मोबाइल कम्युनिकेशन की बात नहीं है, पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस सम्मेलन के दौरान चर्चा हो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात है, तो कैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक तरह से सुरक्षित भी रहे, उसकी भी बात है। चाहे सीमाओं की सुरक्षा की बात हो या फिर लास्ट माइल डिलीवरी को मजबूत बनाने की बात है। और हम निश्चित तौर पर जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, 5G की बात हो रही है, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले समय में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ऐलान भी किया था कि ऑप्टिकल फाइबर जो देश की हर पंचायत में अगले 1000 दिनों में पहुंचाना है, और उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और हम जानते हैं कि गाँव में बीते कुछ महीनों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या भारत में अगर बात की जाए तो शहरों से ज्यादा गांव में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ी है। और ये इंटरनेट यूजर्स हर क्षेत्र में, व्यवसाय को बढ़ाने में, कम्युनिकेशन में, हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाँव में, रूरल इंडिया में इन तमाम चीजों को कैसे मजबूत किया जा सकता है। और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाएं हैं। मोबाइल टावर्स स्थापित करना हो, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की बात हो, या फिर जो तमाम अन्य रिसर्च इनोवेशन की बातें हैं, इन तमाम मोर्चों पर कैसे वैश्विक स्तर पर भारत न सिर्फ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, बल्कि एक भारत को ग्लोबल हब बनाया जा सकता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस, इस तरह के एक तरह से साझेदारी अलायंस भी इस सम्मेलन के दौरान स्थापित हो सकेगा। उन तमाम लिहाजों से प्रधानमंत्री क्या कुछ संदेश देते हैं, और एक तरह से भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक जो माहौल बनाया गया है, जो कानूनों का सरलीकरण किया गया है, और निवेश के जो बहुत बेहतरीन अवसर मिले हैं, उसका कैसे फायदा वैश्विक कंपनियां उठा सकती हैं, उन तमाम चीजों की बात होगी। निश्चित तौर पर तमाम जो बड़ी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के CEO इस मंच पर उपस्थित होंगे। जय। बिल्कुल, किस तरह से तकनीक के रास्ते हम नए भारत के निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं, इसका एक और उदाहरण आज हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए सुधाकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित करेंगे और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री आज क्या सफलता का नया मंत्र देते हैं युवाओं को, देश को, पूरे विश्व को, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो ये थे हमारे आज के एजेंडा, जिन पर दिन भर आज गहमा गहमी रहेगी, हेडलाइंस ये रहेंगी। लगातार हम आपको इस पर आगे और भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस फुर्सत में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।